welcome to O2, and now we are going to do our reconciliation further. हमने पिछली क्लास में कुछ पॉइंटर रिमेंबर किए थे, पॉइंटर रिमेंबर की स्पेस भी छोड़ी हुई है, याद है ना? और पॉइंटर रिमेंबर के इस पार्ट में हमने सीखा था कि कुछ वर्क इन प्रोग्रेस का चक्कर आने वाला है. दैट इज लाइक वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस. कुछ ओवरहेड्स और वर्क इन प्रोग्रेस रिलेटेड है. पीटीआर हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम काम करेंगे. तो चलिए मेरे साथ. रेडी? यस मैम. चलो बच्चे. सो हम लोग कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 4. और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द ईयर 2003 have been extracted from the books of a manufacturing company. आपके पास सेल्स है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस, एडमिन ओवरहेड एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंस. वर्क इन प्रोग्रेस में 3 चीजें रखी: मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. फिनिश गुड्स इन हैंड, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Cost accounts manual states that the factory overhead is to be charged at 50% of direct wages. Admin overhead is 10% of works cost, and selling and distribution overhead is 1 rupee per unit sold. Okay, so आपको क्या कह रखा है? The unit sold in hand. आपको देखिए यहाँ पे ओपनिंग फिनिश गुड्स तो कुछ नहीं दे रखा. आई एम डूइंग. तो चलिए आइए देखते हैं. फटाफट पढ़ तो लिया हमने क्वेश्चन. वी आर ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 4. राइट? तो आप देखिए यहां पर ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स राइट. तो हमारी इक्वेशन आ गई जी. अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? यूनिट सोल्ड दे रखा है 4000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 257. व्हाट इज द ओपनिंग फिनिश गुड्स? नो मैम, यहाँ तो कोई ओपनिंग नहीं दे रखा. हमारे पास कहीं कोई ओपनिंग नहीं है. सो ओपनिंग इज 0. सो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड is equal to 4257. What is the units produced? Units produced is 4257. Okay, so हमारे पास ये हमारे units produced आ गए हैं. अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को कराने. ओके, आर यू विद मी? यस मैम. तो देखिए हमने कॉस्ट शीट बनाने की तैयारी करी है. क्वेश्चन में बोला क्या है? नंबर 1, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स. दैट मीन्स अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. दैट मीन्स कॉस्ट शीट बनाना है. दूसरा स्टेटमेंट रिकंसाइल स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है. ट्रेडिंग पीएल के बारे में नहीं मांगा गया तो मैं ट्रेडिंग पीएल नहीं बना रही हूँ. राइट? तो आइए देखिए क्या कहते हैं. हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन, कुछ नहीं कह रखा तो मैंने कहा था सेम मानना है. एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 10,000. Then comes direct wages is coming out to be 20,000. I don't have any direct expense. कोई direct expense नहीं दे रखा. So ये हमारा direct wages आया. अब मैं आगे चलती हूँ. Let's start with the prime cost. Prime cost इन दोनों को मिलाकर आता है 30,000 का, प्लस factory overheads. Now, what is the factory overhead given? It is given to be 50% of direct wages, right? So, factory overhead is charged at 50% of direct wages. और हमारी direct wages थी कितनी बेटा? 20,000. So, it is 50% of wages. That is, this is coming out to be 10,000. मेरा gross factory cost, इट इज गिवन टू बी 40,000. क्या क्वेश्चन साइलेंट है? आंसर इज नहीं मैम. अब की बार फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर परसेंटेज दे रखा है. सो मैंने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट हाँ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में कुछ कह रखा है. वर्क इन प्रोग्रेस इन हैंड के अंदर दे रखा है मटीरियल इज 400 एंड लेबर इज 600 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स is 50% of wages. So यहाँ पर although
300 ही दे रखा था, बट इसका हम लोगों ने बेसिकली 50% लिया है। ठीक है, वो दोनों सेम आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम आएंगे। हमने अब की बार जो कॉस्ट शीट में लिया वो वही परसेंटेज पे लेना है जो ऊपर यूज हुआ। इट कम्स आउट टू बी 1300। तो मैम ये तो बिल्कुल सेम आ गया, नो प्रॉब्लम्स टू मी। सेम आ रहा है, अच्छी बात है, बट अपने को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कैसे लिया गया। राइट अगर अभी यहाँ पर जो दे रखा था वहां पर 350 दिया होता, 380 दिया होता, तो भी मैं 300 ही लेती। तो मेरे पास मेरा नेट फैक्ट्री कॉस्ट is coming out to be 38,700. Now let's take office overhead. Office overhead is 10% of works cost. So my office and administration overhead is 10% of works cost. So this is 3870. So my cost of production is 42,570. क्या मेरे पास कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स है? नहीं है। क्या मेरे पास कोई क्लोजिंग फिनिश गुड्स? हाँ है मैम, 257 यूनिट्स दे रखे थे। मैंने कहा जी 42,570 is for units produced. What is the units produced? My units produced was 4257. So मेरे यूनिट्स प्रोड्यूस 4257 है, तो बताओ क्लोजिंग के लिए कितना होगा? क्लोजिंग में है मेरे 257 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा जी 2570। और अगर ये माइनस हुआ तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया जी 40,000। कितना आया बेटा? 40,000 प्लस, अब देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, selling and distribution overheads is given to be 1 per unit sold. So this is 1 per unit sold. What is the unit sold? 4,000. So my unit sold is 4,000. तो लो जी, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, दिस इज 44,000, राइट, प्लस प्रॉफिट, इट इज इक्वल टू सेल्स। और हमारे को क्वेश्चन में सेल कितना दे रखा है? फर्स्ट लाइन 50,000 मैम। सो प्रॉफिट कितना आया जी? 6,000 मैम। गुड। सो ये आ गया जी मेरा सेल्स, ये आ गया मेरा कॉस्ट शीट, सब चीज रेडी। अब मुझे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाने को बोला। वैसे मैं ट्रेडिंग पी बना सकती हूँ, बट मैं क्यों बनाऊं जब क्वेश्चन में मांगा ही नहीं है ना? वाई टू वेस्ट टाइम? सो आई एम प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहाँ है कि अकाउंट कहाँ है? नहीं मैम, स्टेटमेंट ही बोला है। तो चलो बेटा, मैं स्टेटमेंट बनाने चली। सो आई एम प्रिपेयरिंग माय रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, राइट। तो बेटा जी मेरा अब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हो रहा है रेडी। प्लस माइनस, आओ जी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रेडी करते हैं, काम शुरू करते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का। मैं प्रॉफिट, मेरे पास कॉस्ट शीट का ही है, तो कॉस्ट अकाउंट्स का ही ले लेते हैं। पीएनएल तो मैंने बनाया ही नहीं है, एंड दैट वाज 6,000, राइट। अच्छा मैम, अगर लॉस हो तो कहीं पे भी लॉस है तो क्या करेंगे? नेगेटिव साइड लिख देंगे। अगर लॉस होगा तो पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, नेगेटिव साइड लिखेंगे। इजी। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? लेट्स सी द डिफरेंस। अब हमारे को डिटेल्स दी हुई थी, सेल्स वो तो हमने वहीं से ली है, लेबर हमने वहीं से लिया था, मटेरियल मटेरियल वहीं से लिया था। अब आता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। नाउ फैक्ट्री एक्सपेंसेस आर गिवन टू बी 9,500 और मेरी कॉस्ट शीट में आया था 10,000। सो डिफरेंस इन फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट। रूल क्या कहता है? मेरा अकाउंट कॉस्टिंग है, क्या है? मेरा अकाउंट कॉस्टिंग है। मेरे अकाउंट में खर्चा ज्यादा था तो प्रॉफिट कम था, और प्रॉफिट कम था तो क्या करेंगे हम? ऐड। और कितना ऐड करेंगे? 500।
कितना ऐड करेंगे बेटा? 500. ओके, एडमिन ओवरहेड्स, डिफरेंस इन एडमिन ओवरहेड्स. सो लेट्स सी हमारे एडमिन ओवरहेड्स में कितना है. यहाँ पर दिख रहा है 3870 और वहां पे दिख रहा है हमारे यहाँ पर एडमिन ओवरहेड है 3870 और वहां पे कितना था? इट इज 5200. बहुत ज्यादा है, मतलब मेरी कॉस्टिंग में कम है, मेरी कॉस्ट शीट में खर्चा कम, एक्सपेंस कम, तो प्रॉफिट ज्यादा. प्रॉफिट ज्यादा है तो माइनस करेंगे. 5200 में से 3870 हमने हटा दिया. सो ये बन गया मेरा खर्चा कम तो प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा तो मैंने माइनस कर दिया. अब आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट? सो डिफरेंस इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सो मेरे अकाउंट में था 4000, कॉस्ट शीट में कितना था? देखो 4000 था ना. हाँ, और यहाँ पे कितना? 3800. तो मेरा खर्चा तो ज्यादा है, मेरा खर्चा ज्यादा, प्रॉफिट कम, प्रॉफिट कम, तो ऐड तो 200. लो जी. अब आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस. क्या वर्क इन प्रोग्रेस में कोई डिफरेंस है? मैम भगवान की दया से इस बार वर्क इन प्रोग्रेस में कोई डिफरेंस नहीं है. 1300 ही था, वो 50% भी डाला तो भी 1300 ही आ रहा था. सो नो टेंशन. अब फिनिश गुड्स की बात करते हैं. फिनिश गुड्स हमारे पास दिख रहा है 2750, मतलब पीएनएल में दिखाई दे रहा है 2700 का, 2700, वाइल यहाँ पर था 2570. सो 2700 माइनस 2570 इज इक्वल टू 130 रुपीज. अब देखते किसका ज्यादा था. मेरी कॉस्ट शीट का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम है, मेरी कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट कम है. तो मैं क्या करूंगी? ऐड. सो डिफरेंस इन क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्या हुआ जिसमें? फिर से बोले, मेरी कॉस्ट अकाउंट्स में 2570 था, मतलब वैल्यू कम थी. मेरी वैल्यू कम मतलब तो अगर हमारी क्लोजिंग फिनिश गुड्स कम हुआ तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका प्रॉफिट भी कम है, तो मुझे करना पड़ेगा ऐड. फिर दे रखा गुडविल रिटर्न ऑफ. देखो जी, गुडविल रिटर्न ऑफ में देखो तो गुडविल रिटर्न ऑफ तो मेरे अकाउंट में होता ही नहीं. मेरा अकाउंट कौन सा है? कॉस्टिंग. यहाँ ये एक्सपेंस है ही नहीं, प्रॉफिट ज्यादा है, इसका मतलब माइनस. मेरी कॉस्टिंग में ऐसा खर्चा होता ही नहीं, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट ज्यादा है. तो मैं क्या करूंगी? माइनस कितना? 1500. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम, ये खर्चा मेरे यहाँ तो है ही नहीं तो प्रॉफिट ज्यादा, तो माइनस अगेन. और कुछ कह रखा है? आंसर इज नहीं मैम, कुछ नहीं कह रखा. तो क्या मैं निकालूं कितना प्रॉफिट हुआ जी? इस कॉलम का टोटल होता है 6830 और उस कॉलम का होता है टोटल, दिस इज 3330, राइट? सो प्रॉफिट as per financial accounts is, this is 3500. सो प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना है? 3500. एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप पॉजिटिव से शुरू कर रहे हैं और नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब नेगेटिव साइड आपका बैलेंसिंग फिगर है, दैट मीन्स इट इज अ प्रॉफिट ओनली. बट अगर सपोज करो ये पॉजिटिव साइड आ जाता तो मैं कहती लॉस हो गया, है ना? तो हमेशा डेबिट से शुरू करोगे तो जैसे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए डेबिट साइड आना चाहिए. बट अगर सेम साइड आ जाए, अब यू स्टार्टेड विद क्रेडिट एंड एंड भी क्रेडिट पे, उसका तो लॉस हो गया. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ओपनिंग में लॉसेस है, मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्टिंग से शुरू कर रहे हैं या पीएनएल से शुरू कर रहे हैं, अगर लॉस होगा तो माइनस कॉलम में दिखेगा और प्रॉफिट होगा तो पॉजिटिव कॉलम में दिखेगा. और जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ये चीज इक्वेशन उल्टी है, अगर प्रॉफिट होगा तो माइनस में दिखेगा और लॉस होगा तो प्लस में दिखेगा. करेक्ट? सो अब देखिए यहाँ पे माइनस साइड आ रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट है. प्रॉफिट एज अ फाइनेंशियल इज 3500. किसी को चेक करना है प्लीज पेन बना लो, आपको चेक भी हो जाएगा. ठीक है, बट मेरे को इतना टाइम वेस्ट करने का मन नहीं कर रहा. सो अब मैं आगे चली
बेटा जी अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एक और चीज सिखानी है, दैट इज जब क्लोजिंग स्टॉक जब ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस हमें पर यूनिट दिए जाएं तो क्या करना है. सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन इन टू वेज, राइट. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. So this is question number 5 and I'm doing this question in two ways. अब मैं ये क्वेश्चन दो तरीके से कर रही हूं. क्या? ऑप्शन 1, हमने ऑप्शन 1 क्या किया था? When overheads are ignored in work in progress. Option 2, when overheads are taken in overheads and work in progress both. राइट. तो चलो अब हमारे पास ये दो ऑप्शंस के ऊपर हम काम करेंगे जी. ओके, जरा मैं इसके कलर चेंज कर देती हूँ, आपको अलग से दिखाई देगा. रेडी, माई वर्क इज रेडी. नाउ आई एम स्टार्टिंग माई वर्क. और अब हम शुरू करते हैं. राइट, सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन कर रही हूँ और मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है. यहाँ एक ट्रेडिंग पीएनएल दे रखा है और नीचे कह रखा है that as per the cost records the direct expenses have been estimated to be 30 per kg. मतलब कि खर्चा हमारे को पर यूनिट दे रखा है. यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस कह लो या फैक्ट्री ओवरहेड कह लो, कोई भी चीज अगर इस तरह की पर यूनिट दे रखी है तो बिवेयर, अब ये वाला पॉइंट लगने वाला है. एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज 15 per kg एंड द प्रॉफिट एज पर द costing records are rupees 110,400 during the year. 6,000 kgs are manufactured and 4,800 are sold. क्या कह रखा है जी? थोड़ा सा नीचे आ जाओ. कह रखा है कि ओपनिंग finished goods plus produced is equal to units sold plus closing. हमारे को बता रखा है produced is 6,000 and sold is 4,800. ओपनिंग के बारे में कुछ नहीं है क्वेश्चन में. दैट मीन्स क्लोजिंग कितना आया? सो क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज 1200 यूनिट्स. कितना बेटा? 1200 यूनिट्स का आया. ओके, नाउ कम्स माय डायरेक्ट मटेरियल. माय डायरेक्ट मटेरियल कितना है बेटा? सेम मानेंगे 4,80,000. And wages, direct wages is 3,60,000. Correct? Okay. Now comes direct expense. Right? Direct expense. Direct expense is given to be 30 per kg. I know there are 6,000 kgs into 30 produced. Produced कितना है? 6,000. तो हम कितना ले लेंगे जी? हमने लिया 1,80,000. हमने किसके ऊपर लिया है? सिर्फ उनके ऊपर जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए हैं, जो बिल्कुल फिनिश हो गए हैं. राइट? ओके, सो माय प्राइम कॉस्ट इज 4,80,000 plus 3,60,000 plus 1,80,000. It is equal to 10,20,000. This is my prime cost. Plus, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में कुछ नहीं है, वही डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड की तरह ही बन गया है. अब फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट एक्सपेंस की फॉर्म में आ चुके हैं, इसलिए वो सब नहीं आया. सो माय ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, राइट, माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, minus closing work in progress. Let's see my closing work in progress कितना है. So closing work in progress अगर मैं देखूं, एक काम करते हैं, इस लाइन को नीचे ले लेते हैं. हाँ जी,
अभी हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स को मिलाकर है। मटेरियल दिया हुआ है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का 30,000 और लेबर दिया हुआ है 18,000 और ओवरहेड्स डायरेक्ट एक्सपेंस जो दिया हुआ है, ओवरहेड्स की जगह इस बार क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है। कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं। सो डायरेक्ट एक्सपेंस हमने ऊपर जो लिया था वो सिर्फ यूनिट्स फिनिश कर लिया था। ये 6,000 क्या था, ओनली जो यूनिट्स जो कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए हम इसका यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि हम तो सिर्फ वो वाला ही लेते हैं जहां पर वो आपका मतलब कंसिडर किया जाएगा तब जब आपका ऊपर लगेगा। जब लगा ही नहीं तो फिर यहाँ पर कैसे आएगा। वी हैव टेकन द डायरेक्ट एक्सपेंस ओनली ऑन द फिनिश गुड्स। हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ उन यूनिट्स के ऊपर लिया जो बिल्कुल बिल्कुल फिनिश हो गए थे। अब जो बिल्कुल यूनिट्स फिनिश हो चुके हैं सिर्फ हमने उनका लिया है, तो इसका मतलब हम जो इनकम्प्लीट यूनिट्स है उनका हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे ही नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड या डायरेक्ट एक्सपेंस एक ही बात, राइट। यहाँ पर हमने इसको एक ही तरह से कंसिडर किया है। सो दिस इज 48,000, हमने माइनस कर दिया। सो अल्टीमेटली मेरे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो दिखाई दे रही है, जब प्लस माइनस करें तो दिस इज हाउ मच, प्राइम कॉस्ट इज 10,20,000, दिस इज 10,20,000 minus 48,000, this is 9,72,000. ओके, सो ये तो मेरा काम हो गया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस डन। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स देखते हैं बेटा कितना है। एडमिन ओवरहेड्स के फॉर्म में अपने को दे रखा 15 पर केजी। सो 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 15 पर केजी के हिसाब से आया 90,000, राइट। So my cost of production is 10,62,000. 10,62,000 प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है। चलो, क्लोजिंग फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट यूनिट्स प्रोड्यूस, मतलब फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, 10,62,000। चलो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट नीचे बना लेते हैं, है ना। सो माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is 10,62,000. My units produced is 6,000. So my cost per unit is 177. So my closing finished goods are 1,200 into 177. This is rupees 212,400. कितना आया, 212,400. So my closing finished good is 2,12,400 माइनस हो गया, right. So my cost of goods sold is 8,49,600. ओके, क्या सेलिंग ओवरहेड के बारे में कुछ कह रखा है, आंसर इज नहीं मैम। मैं सीधा प्रॉफिट पे आ जाती हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। क्या मुझे सेल्स मालूम है, सेल्स यस मैम 9,60,000 दे रखा है। अगर सेल 9,60,000 दे रखा है तो मेरे पास प्रॉफिट आया 1,10,400 और यही प्रॉफिट मुझे गिवन था, है ना। तो बेटा ये तो हुआ ऑप्शन नंबर 1। बट सेम क्वेश्चन में दोबारा करूं, लेट्स सी, जहां पर मैंने जो ओवरहेड या डायरेक्ट एक्सपेंस वट एवर द केस में भी वो पर यूनिट प्रोड्यूस के साथ साथ वर्क इन प्रोग्रेस का भी लिया हो तो कैसे करेंगे। सो दिस इज 4,80,000, दिस इज 3,60,000। अब आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, 6,000 इंटू 30 तो हो गया उनके ऊपर जो कंप्लीट हो गए। इसके अलावा जो इनकम्प्लीट था, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस था, उसका डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हुआ था। वर्क इन प्रोग्रेस में बता रखा डायरेक्ट एक्सपेंस इज 12,000।
परसेंटेज में नहीं है, यूनिट्स नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हम क्या करेंगे, वहीं से फिगर उठा लेंगे। तो मैंने अगर ये लिया तो दिस बिकेम 1,92,000, और अगर ये 1,92,000 बना तो ये टोटल बन गया 10,32,000। फैक्ट्री ओवरहेड निल है तो ये बना 10,32,000, राइट। अच्छा, मेरा वर्क मटेरियल देखो, ये मटेरियल भी है 18,000, और अब के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस ना सिर्फ फिनिश गुड्स का लिया गया बल्कि जो अभी बन रहे हैं उनका भी लिया गया है, तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। और ये जो टोटल आया मेरा वो कितना आया, 60,000। सो एज अ रिजल्ट जो नेट आंसर आया वो तो बेटा जी सेम आया ना, है ना, और बाकी सब कुछ सेम है। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैंने कौन सी अप्रोच ली है। या तो आप सिर्फ ले लीजिए, देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है, सेम सेल्स डल गई और अल्टीमेटली 1,10,400 का सेम प्रॉफिट आया। सो कहने का मतलब ये कि दोनों ही केसेस में हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमें क्या करना है ना, हमें सिर्फ देखना है कि हमारी अप्रोच क्या है। या तो हम सिर्फ जो पर यूनिट दिया गया है सिर्फ पर यूनिट प्रोड्यूस्ड के ऊपर ले लें, सिर्फ फिनिश गुड्स के ऊपर ले लें, वर्क इन प्रोग्रेस का छोड़ दें, इग्नोर कर दें। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम लें तो बट दोनों तरफ लें, मतलब सिर्फ वो जो पर यूनिट दे रखे उसमें जो है सिर्फ ये ना हो कि आपने ऊपर तो सिर्फ फिनिश गुड्स का ले लिया, यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस से माइनस भी कर दिया, वो तो गलत हो जाएगा ना। सो दिस इज योर बेसिकली 2 ऑप्शंस कॉस्ट शीट। अब मैं बनाने जा रही हूँ रिकंसिलेशन, और रिकंसिलेशन में ऑप्शन नंबर 1 के साथ बना लूँ। आपने जो भी कॉस्ट शीट यूज करनी है, आपने जो भी देना है अजम्पशन, आपने नोट डालना है, नोट डालकर एक बार बनाना है। ऐसे मैं तो 2 तरह से नहीं करना, मैं तो आपको दोनों तरीके सिखा रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोनों तरीके से करना है, आपने करना एक ही तरीके से है। सो लेट्स अज्यूम दैट वी आर यूजिंग आवर ऑप्शन नंबर 1 and let's prepare a cost sheet, reconciliation statement. reconciliation अकाउंट बनाना है कि स्टेटमेंट बनानी है, ऐसा कुछ नहीं कह रखा, रिकंसाइल द प्रॉफिट विद द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मतलब हम कुछ भी बना सकते हैं। तो चलो स्टेटमेंट ही बना लेते हैं, राइट। सो आई एम प्रिपेयरिंग अ रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, राइट। इसमें हमने कॉस्ट शीट कौन सी यूज की है, कॉस्ट शीट एज इन ऑप्शन 1। आप ऑप्शन 2 के साथ भी बना सकते हैं, मैं आपको एक के साथ करके दिखा रही हूँ, आपका मन करे आप दोनों में कर लीजिए। आपको अब रिकंसिलेशन पोर्शन तो ऐसा पोर्शन हो गया है जिसमें हमें मैम से पूछने की जरूरत नहीं है। बड़ी देर से हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट ले रहे थे, क्यों ना मैं प्रॉफिट एज P&L ले लूँ, क्योंकि नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि अरे वो मेरा अकाउंट बन सकता है। सो प्रॉफिट एज P&L इज 60,000, राइट। लेट्स कंपेयर। डायरेक्ट मटेरियल भैया सेम है, डायरेक्ट लेबर भी सेम है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिफरेंस इन डायरेक्ट एक्सपेंस। मेरी फर्स्ट ऑप्शन में डायरेक्ट एक्सपेंस जो बना था मेरे अकाउंट में, मतलब P&L अकाउंट में 2,40,000 था, मगर कॉस्ट शीट में 180 था। तो मेरे अकाउंट में खर्चा ज्यादा प्रॉफिट कम, तो प्लस 60,000। 2,40,000 में से 1,80,000 गया, सो दिस इज 60,000, राइट। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस डन। अब सेल्स तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मेरे P&L में देखा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,80,000, और यहाँ हमने वैल्यू क्यों निकाली थी, 2,12,400, ये रही वो वैल्यू। मेरे अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कम है, राइट। सो डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक, पहले फिनिश गुड्स की बात करते हैं। मेरे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कम है, मेरे P&L में क्लोजिंग स्टॉक कम पे वैल्यूड है, 180 पे वैल्यूड है, तो मेरा प्रॉफिट भी कम है, इसलिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। सो कितना, 2,12,400 आया था कॉस्ट शीट में, मेरे P&L में तो सिर्फ 1,80,000 है, सो इसका मतलब 32,400 ऐड हो गया, राइट। और वर्क इन प्रोग्रेस देखिए, मेरे अकाउंट P&L में वो 60,000 पर था, बट यहाँ कॉस्ट शीट में वो 48,000 पर था, मतलब मेरे अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। सो मेरे अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, वर्क इन प्रोग्रेस का प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो माइनस हो जाएगा।
कितना 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 बताओ जी? 12,000। और कोई डिफरेंस है? एडमिन ओवरहेड्स है मैम। एडमिन ओवरहेड्स मेरे अकाउंट में 60,000 का था, बट यहां पर तो 90,000 का था। ओ बेटा, तो मेरा अकाउंट में तो खर्चा कम है ना। सो डिफरेंस इन एडमिन ओवरहेड्स, मेरा एक्सपेंस कम है, मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, तो माइनस होगा कितना? 60 और 90 का डिफरेंस हुआ 30,000। ओके, वेरी गुड। और तो कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं है मैम। तो चलो टोटल कर लेते हैं। दिस इज 1,52,400 and this is 42,000. So if I subtract this is will give me the profit of cost sheet. मैं पीनल से शुरू हुई हूँ तो कॉस्ट शीट पे खत्म होना चाहिए, कॉस्ट शीट से शुरू करोगे तो पीनल में खत्म होना चाहिए। सो 42,000 माइनस के दिस 1,10,400 माइनस साइड आ रहा है तो प्रॉफिट है, और यही मेरी कॉस्ट शीट का प्रॉफिट भी था। सो वर्क डन, टिन, राइट। अब मेरा कॉस्टिंग रिकंसिलेशन का चैप्टर बिल्कुल फिनिशिंग में, आपको भी समझ में आ रहा है। एक बार रिकंसिलेशन करने के बाद बहुत टेंशन नहीं है। मेन टेंशन तो कॉस्ट शीट बनाने की है, रिकंसिलेशन तो अपन चुटकियों में कर देते हैं, राइट। रिकंसिलेशन तो कोई टेंशन ही नहीं है, और कॉस्ट शीट भी कोई टेंशन नहीं है। हम जब इतने टफ क्वेश्चन कर गए आ गए हैं, तो ये एक आधी पॉइंट और सीख लेने में क्या बुराई है। ओके, तो अभी हमने क्या करना है, एक और चीज सीखनी है। अभी जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बोलूंगी तो वो हम मार्जिनल कॉस्टिंग का करेंगे, बट मार्जिनल कॉस्टिंग को समझने से पहले मतलब हमें एक कुछ चीज और समझनी पड़ेगी। लेट्स कम टू द पीटीआर पेज नाउ। पीटीआर में आप लिख के आएंगे कि बेटा जो भी खर्चे होते हैं, कभी कभी जो ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड्स आप सबको पता होना चाहिए, देयर ऑफ टू टाइप्स। ये चीज आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, अभी हम आगे जाके मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट आपको समझ में आना चाहिए दैट द वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट तो हमेशा ही यूनिट्स के ऊपर वेरी करता है, उसका नाम ही वेरिएबल है। बट फिक्स्ड ओवरहेड्स या फिक्स कॉस्ट इज एब्जॉर्ब्ड या इट्स टेकन ऑन नॉर्मल आउटपुट, राइट, इट इज टेकन ऑन नॉर्मल आउटपुट। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है, कैसे लेना है, सिर्फ पीटीआर में आप लिख के आएंगे। यूज करना मैं अभी सिखा रही हूँ, और बहुत अच्छे से यूज करना हम मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखेंगे, राइट। तो क्या कहता है ये पॉइंट, आपने समझ लिख लिया ये पॉइंट? ओके, लेट्स स्टार्ट। मेरे को ट्रेडिंग पेल दिया हुआ है, हमें कॉस्ट शीट बनाना है, और उसके बाद सेकेंड पॉइंट में कहा है कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। नो प्रॉब्लम्स। सो कॉस्ट शीट की तैयारी शुरू करते हैं। ट्रेडिंग पेल में छोटा सा है, मुझे दिख रहा है यहाँ कोई क्लोजिंग फिनिश गुड्स वगैरह नजर नहीं आ रहा ट्रेडिंग पेल में, इसका मतलब कोई यूनिट्स फिनिश गुड्स, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ना रॉ मटेरियल का, ना वर्क इन प्रोग्रेस का, ना फिनिश गुड्स का। आई कांट सी एनी फिनिश गुड्स। पीछे क्या कहा जा रहा है, यहाँ सेल्स में तो 1 लाख यूनिट नजर आ रहा है, बट पीछे कहा जा रहा है द नॉर्मल आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री इज 1,50,000 यूनिट्स। नॉर्मल आउटपुट में जितना हम कर सकते थे वो 150 है। वर्क एक्सपेंस ऑफ द फिक्स्ड नेचर आर ऑफ ₹18,000 एंड ऑफिस एक्सपेंसेस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, बोलते वर्क्स मतलब फैक्ट्री। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस 18,000 तक के फिक्स्ड हैं, बट ऑफिस सारे ही फिक्स्ड हैं। एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर कांस्टेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 3,000, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना कांस्टेंट है? 3,000 तक का कांस्टेंट है, मतलब कि फिक्स्ड है। एंड द बैलेंस वेरीज विद सेल्स। तो बिफोर आई मेक अ कॉस्ट शीट, क्यों ना मैं पहले इस ओवरहेड की गुत्थी सुलझा लूं, नहीं तो बाद में जाके मैं कॉस्ट शीट में पंगा करेगी, राइट। नाउ मेरे को सबसे पहले अपना ओवरहेड लेना पड़ेगा और उसको फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। मेरे पास यहाँ पे 3 ओवरहेड्स हैं। One is my factory overheads, one is my office overheads, and one is my selling and distribution overheads, right? अच्छा जी,
मुझे टोटल मालूम है, फिक्स्ड दे रखा था पीछे, तो वेरिएबल निकाल लूं। तो इस क्वेश्चन में कोई आपके पास एब्जॉर्प्शन क्राइटेरिया तो दे नहीं रखा, तो फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे 30, ऑफिस ओवरहेड दे रखे 9, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे 6, जिसमें से फिक्स बता रखा है आपको, फैक्ट्री एक्सपेंस दे रखा है 18, दिस इज टोटल, टोटल का टोटल ही फिक्स्ड है, और ये 3000 फिक्स्ड है, तो दैट मीन्स वेरिएबल कितना आया, 12, 0 and 3000. This is my variable overheads and fixed overheads. Okay. Now what next? My fixed overheads are always absorbed on the normal capacity. Right? Variable तो यूनिट्स के साथ वेरी कर रहा है, उसमें तो टेंशन है ही नहीं अपने को, मगर जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है, जो मतलब वेरिएबल दे रखे हैं, वो तो 1 लाख यूनिट से, तो 1 लाख यूनिट के अकॉर्डिंगली ही होंगे, बट फिक्स्ड ऐसा नहीं होता। फिक्स्ड में क्या है, उसको डाला गया था नॉर्मल पर, बट उसको हमने निकालना है एक्चुअल यूनिट्स के हिसाब से। सो देखते क्या कहता है। फिक्स्ड ओवरहेड्स मेरे तीनों तरह के दे रखे हैं, 18, 9 and 3000. My normal capacity या normal output is 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000. So what is fixed overheads per unit? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। सपोज करिए कि मेरे यहाँ पर देयर आर सर्वर्स एंड देयर आर सो ह्यूज वीडियो एडिटिंग कॉस्ट, दिस कॉस्ट, बट देयर आर द फिक्स्ड कॉस्ट। वो फिक्स्ड कॉस्ट इसलिए है क्योंकि एक बच्चा वीडियो देखेगा तब भी उतनी लगेगी, और 10,000 बच्चे वीडियो देखेंगे तब भी उतनी लगेगी। इट इज फिक्स्ड। बट फिर भी मैं एस्टिमेट करती हूँ, राइट, कि मेरा ये वीडियो 10,000 स्टूडेंट्स देखेंगे, राइट। तो मैंने क्या किया, जितना मेरा कॉस्ट आ रहा है, हैवी कॉस्ट आ रहा है, सपोज एक वीडियो एडिट करने के लिए हमारे कॉस्ट लगा 50,000 का। अब 50,000 का जो कॉस्ट लगा, हमारे सर्वर्स की कॉस्ट हो गई, हमारे प्रोसेसर्स की कॉस्ट है, हमारे पैनल्स की कॉस्ट है, ब्रॉडबैंड की कॉस्ट है, हमारे जो स्टोरेज हो रहा है वहाँ पर सारे ऑनलाइन स्टोरेज है, वो सबकी कॉस्ट है, साथ में वीडियो एडिटर्स हैं, साउंड एडिटर्स हैं, उन सब को मिलाकर हमारा कॉस्ट लगा 50,000 पर वीडियो। अब 50,000 per video, and I say that 10,000 students will watch this video, that means the cost of watching, fixed cost, not variable, would be 5 rupees, right? So that means मेरे पास अगर 10,000 बच्चे होंगे तो 5 रुपीज़ लगेगा। मैंने ये एस्टिमेशन करके पर यूनिट निकाल लिया, उसी के हिसाब से आपकी फीस बता दी है कि बेटा जी आपकी वीडियो की कॉस्ट इतनी पड़ेगी आपको। बट अगर सपोज करो बच्चे हैं सिर्फ 2,000, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो लुट गई, है ना। इसीलिए कॉस्टिंग में आगे जाकर आप लोग देखेंगे कि कॉस्टिंग और पीएल में डिफरेंस आ रहा है। पीएल में तो एक्चुअल बेसिस पे डल रहे हैं, बट कॉस्टिंग में हमारे एक एस्टिमेशन बेसिस पे डलते हैं। और एस्टिमेशन किसके हिसाब से होता है, नॉर्मल के हिसाब से होता है कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना होना चाहिए। सो यहाँ पर 18,000 का जो खर्चा है वो 1,50,000 यूनिट्स के हिसाब से होना चाहिए। दैट मीन्स 12 पैसा पर यूनिट के हिसाब से इसको ऑब्जॉर्व किया गया, और ये 6 पैसा पर यूनिट पे आ गया, और ये 2 पैसा पर यूनिट पर आ गया। हमने एक्चुअली में कितने बनाए, हमारे एक्चुअल आउटपुट है जी, एक्चुअल आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन टू बी 1 लाख यूनिट्स, राइट, 1 लाख यूनिट्स एंड 1 लाख यूनिट्स। सो व्हाट इज माय फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड? फैक्ट्री ओवरहेड जो एब्जॉर्ब किया जाएगा, मतलब कि कॉस्ट शीट में डाला जाएगा, वो तो ऑब्वियसली उतने के हिसाब से डाला जाएगा ना जितने लोगों ने वॉच किया। अगर सपोज करिए मेरे पास सिर्फ 2,000 बच्चों ने वॉच किया और मैंने सिर्फ 5 रुपीज़ के हिसाब से डाला हुआ है अपनी कॉस्टिंग में, तो मैं तो अपने कॉस्टिंग बनाते समय तो 5 एस्टिमेशन बेसिस पे काम करेंगे, वो तो पीएनएल में दिखेगा ज़्यादा। एज अ रिजल्ट तभी हमें रिकंसिलेशन बनाना पड़ रहा है कि प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आ रहा है ना। सो हमने देखा 0.12 into 1 lakh is equal to 12,000 and 0.06 into 1 lakh is equal to 6,000 and 0.02 into 1 lakh is equal to 2,000. Yes or no? हाँ जी मैम। सो ऐसे करके मेरा फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ गया। अब मेरा काम एक बार फिनिश हुआ। अब मैंने क्या किया,
ये लो जी, अब मेरे पास एब्जॉर्ब आ गया है। अब मैं आराम से खुले खुले अपना काम कर सकती हूँ। क्या बना कर सकती हूँ? फैक्ट कॉस्ट शीट बना सकती हूँ। सो व्हाट इज माय डायरेक्ट मटेरियल? माय डायरेक्ट मटेरियल इज 1 lakh. What is my direct wages? This is 50,000. So what is my prime cost? It is 1,50,000. लो जी, ये तो बड़ा सिंपल है। प्लस व्हाट इज फैक्ट्री कॉस्ट? अब फैक्ट्री ओवरहेड में सिंस वेरिएबल फिक्स्ड का पंगा है इस बार, तो वेरिएबल और फिक्स दोनों लेते हैं। वेरिएबल तो कितना होगा? जितना कि वेरिएबल था, राइट? वेरिएबल कितना था? वेरिएबल था 12,000 और फिक्स्ड कितना डाला? वो भी 12 डाला, है ना, एक्चुअल के हिसाब से। सो दिस इज 12 एंड दिस इज 12, मिला करके 24। Factory cost, there is no opening closing stocks, so factory cost is 174 प्लस ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड तो सारा ही फिक्स था, हमारे पास कुछ वेरिएबल था ही नहीं, और वो डला था 6,000 रुपीज का, तो हमने एज इट इज डाल दिया। सो माई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is equal to 1,80,000 प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगेन वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों डल गए, राइट? वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों डल गए। और वेरिएबल कितना है जरा ध्यान से देखो तो, वेरिएबल था 3,000 का और फिक्स डला है 2,000 का। सो दिस इज 3,000 एंड दिस इज 2,000, दोनों मिलाकर 5,000। सो माई कॉस्ट ऑफ सेल्स is 1,85,000 plus profit is equal to sales, right? So what is sales? This is 2 lakh. What is profit? This is 15,000. So profit कितना आया बेटा? 15,000. Profit कितना आया बच्चे? 15,000. So लो जी, मेरे पास मेरा काम डन। ओके, अब मेरे को बस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। क्या करूं? पीएनएल का अकाउंट उठाऊं या कॉस्ट शीट का अकाउंट उठाऊं? मैम कुछ भी उठा लो, क्या फर्क पड़ता है, अब तो हमें करना आ ही गया है। रिकंसिलेशन बनाना तो बहुत ही आसान है, तो चलो अकाउंट बना लेते हैं। सो प्रॉफिट एज पर पीएनएल ले लेते हैं 5,000। ओके, मैंने प्रॉफिट एज पर पीएनएल ले लिया। अब जी मटेरियल कंज्यूम्ड और लेबर तो सेम ही था। अब यहाँ पर वर्क एक्सपेंस टोटल डला था 30 मेरे अकाउंट में, मतलब पीएनएल में, बट यहाँ पर डला है 24, मतलब कि मेरे अकाउंट में खर्चा ज्यादा है तो प्रॉफिट कम है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो डिफरेंस इन फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट, इज 6,000। यहाँ मेरे अकाउंट में 30 है, वहां पे कितना था? 24। ऐसे ऑफिस ओवरहेड्स, मेरे अकाउंट में 9,000 था, कॉस्ट शीट में था 6,000, राइट, दिस इज 6,000। सो इसका मतलब ये हुआ कि 3,000 का डिफरेंस है। और डिफरेंस इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, मेरे अकाउंट में था 6,000 और यहाँ पर डला था 5, इसका मतलब 1,000 का फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं है मैम। हाँ मैम, सच्ची में और तो कोई और फर्क है ही नहीं, यहाँ पे कोई डिफरेंस तो आया ही नहीं। और इसका मतलब मैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट निकाल सकती हूँ। कितना? वेरी सिंपल, द बैलेंसिंग फिगर। कोई क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं था, कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं था। सो इट इज 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 + 1 इट इज 15, और यही मेरा कॉस्ट शीट का प्रॉफिट आया था। सो लो जी, हो गया रिकंसाइल। सो हमने क्या क्या सीखा बेटा? हमने सीखा कि जब भी वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड में डिवाइड करके बताया जाए तो वेरिएबल तो ऑलरेडी अपने एक्चुअल यूनिट्स के हिसाब से होते हैं, बट फिक्स्ड, जब फिक्स्ड तो फिक्स्ड है, हम किसी क्राइटेरिया पे उनको डालते हैं, इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। डालना मीन्स एब्जॉर्प्शन, राइट? अब डाला किस क्राइटेरिया पे? बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी, राइट? तो हमने क्या किया? पहले फिक्स्ड वेरिएबल को अलग किया, वेरिएबल तो ओके है,
और फिक्स को हमने क्या किया, डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी करके पर यूनिट निकाले, किस हिसाब से डाला, और किस हिसाब से डाला, 1 लाख यूनिट, 1 यूनिट आए 1 पे डल गया, 2 यूनिट आए 2 पे डल गया, 3 पे आए 3 पे डल गया, 5000 आया 5000 पे डल गया, 10,000 आया 10,000 पे डल गया, 1 लाख यूनिट आया तो मैंने 1 लाख यूनिट पे डाल दिया, 1 लाख यूनिट के बाद आया ही नहीं तो मैं डाल ही नहीं पाई। सो 1 लाख यूनिट पे डालकर मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कितना डला, कितना एब्जॉर्ब हुआ, राइट। दिस इज माई हाउ आई डिफाइन माई कॉस्ट शीट्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल थिंग्स। सो मटेरियल वेजेस सेम रखे, हमने ओवरहेड्स को फिक्स्ड वेरिएबल में डिवाइड करके डाला, वेरिएबल एज इट इज लिया और फिक्स्ड को एब्जॉर्ब किया, और फिर जो डिफरेंस आया उससे रिकंसिलेशन बना दिया। सो अगर आपने कॉस्ट शीट नहीं देखी हो, अभी तक नहीं लिखी हो, अगर पहले वर्किंग नोट की बात कर लेते हैं, अगर आपने वर्किंग नोट ना लिखा हो तो प्लीज पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए, राइट कर लिया, ओके। देन माय कॉस्ट शीट, अगर आपने नोट डाउन ना किया हो तो फिर से पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए, गुड। और ये आ गया अपना रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सो आफ्टर ऑल अब ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। रिकंसिलेशन में हमने सीखा कि रिकंसिलेशन बहुत आसान चीज है, कोई टेंशन का मामला नहीं है, अरे यार बड़ी सिंपल है ना। सिर्फ कॉस्ट शीट बनाओ और मेरा अकाउंट डिफाइन करो, मेरा अकाउंट कौन सा, उसका प्रॉफिट लिया, खट 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 डिफरेंस करते गए, और मंत्रा मैंने आपको सिंपल से बता दिए हैं। सो द थिंग्स गोज वेरी वेरी इजी। नाउ कम्स होमवर्क। क्या होमवर्क करना है मैम? अरे भैया सारा करना है, क्या बातें कर रहे हो। तो हमें तो अब होमवर्क करना ही करना है, हमें तो होमवर्क करने में बहुत मजा आता है, राइट। तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, अपना होमवर्क करना है। डिफरेंस, जैसे आप डिफरेंस इन ओवरहेड कहीं अंडर अब्जॉर्ब्ड कहीं ओवर अब्जॉर्ब देखो तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल डिफरेंस इन फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह लिखेंगे, परफेक्टली रन करेगा, राइट। सो यू हैव टू डू योर होमवर्क। इन सभी होमवर्क में आपको सारी वेराइटीज नजर आएंगी जैसे हमने की है, और आपको बड़े आराम से काम हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक दिस इज ऑल विद द वर्क दैट वी हैव टू डू। हमारा काम फिनिश हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय फॉर नाउ, एंड होमवर्क मत भूलना, मारूंगी नहीं तो। बाय बाय।